हेलो। आज है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। ठीक, इसके पहले हमने ऑलरेडी 18 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक छोटा पैकेट पर धमाका के रूप में काम करता है, यानी इसमें होते तो हैं केवल 20 एमसीक्यू जो कि पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं, और लगभग इसमें 100 से 150 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं आपके। और वो भी वो क्वेश्चन जो कि बार बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। या तो वो आपके संभावित प्रश्न होते हैं, या फिर आपके पूछे हुए प्रश्न होते हैं, या फिर कोर कंसेप्ट से संबंधित होते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम करते हैं इस सेशन की शुरुआत। ठीक, पहला प्रश्न है, अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि 20 में आपको टोटल कितने करेक्ट आंसर आते हैं, कितने सही स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, भारत में प्रेस स्वतंत्रता पर पहला प्रतिबंध किस अधिनियम द्वारा लगाया गया? पहला प्रतिबंध की बात हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन बी है भारतीय प्रेस अधिनियम, या फिर ऑप्शन सी है प्रेस विनिमय अधिनियम, या फिर ऑप्शन डी है समाचार पत्र विनिमय अधिनियम। इसका अगर आंसर पता हुआ तो एक बार फिर कह देते हैं, आप कमेंट करते चलिए, नहीं तो हम आंसर बता देंगे। इसका आंसर होगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर पहला प्रतिबंध किस अधिनियम द्वारा लाया गया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा लाया गया। ये आता कब है? तो 1878 में आता है। ठीक है, आता कब है? तो 1878 में आता है। और कौन सा गवर्नर जनरल इसको लागू करता है? तो इसको लागू करता है लीटन। कौन करता है? तो लीटन करता है। कौन करता है? तो इसको लीटन करता है। इसको समाप्त कौन करता है? इसको समाप्त करता है रिपन। इसको समाप्त कौन करता है? तो रिपन करता है। ठीक है, इसको समाप्त करने का काम कौन करता है? तो रिपन करता है। अच्छा, भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित होता है? भारतीय प्रेस अधिनियम की बात करते हैं। भारतीय जो प्रेस अधिनियम कब पारित होता है, जिसमें प्रेस अधिनियम के तहत सरकार के पास यह असीमित शक्ति थी, सरकार के पास एक असीमित अधिकार होता था कि वह प्रेस को क्या कर सकता है? नियंत्रित कर सकता है। भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित होता है? तो 1910 में पारित होता है। ठीक है, कब पारित होता है? तो 1910 में पारित होता है। ठीक, उसके बाद वर्नाक्यूलर चम्स भारतीय पत्रकारिता का जनक किसको कहा जाता है? भारतीय, अगर हम पत्रकारिता के जनक की बात करें, भारतीय पत्रकारिता के जनक, भारतीय पत्रकारिता के जनक कहा जाता है। पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जेम्स ऑगस्ट हिकी को। किसको कहा जाता है? तो जेम्स ऑगस्ट हिकी को कहा जाता है। जेम्स ऑगस्ट हिकी को कहा जाता है। जेम्स ऑगस्ट हिकी को कहा जाता है। ठीक, ये एक पत्रिका निकालते हैं। कौन सा पत्रिका निकलता है? बंगाल गजट। और ये भारत का प्रथम पत्रिका था, बंगाल गजट। कब निकालते हैं भाई? तो ये निकालते हैं 1780 ईस्वी में। कब निकालते हैं? तो 1780 ईस्वी में निकालते हैं। ठीक है, बंगाल गजट भारत का प्रथम पत्र ये था, आपका न्यूज़पेपर था। ठीक है, पत्रिका था बंगाल गजट। इसका प्रकाशन कौन करते हैं? तो जेम्स ऑगस्ट हिकी करते हैं। जेम्स ऑगस्ट हिकी करते हैं। और कब करते हैं? तो 1780 में करते हैं। कब करते हैं? 1780 में करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा देते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये बाल गंगाधर जो तिलक थे, गरम दल के प्रमुख नेता माने जाते थे। क्या? गरम दल के प्रमुख नेता माने जाते थे। ठीक है, इसमें 3 व्यक्ति थे। कौन थे? एक तो लाल थे, ठीक है, यही लाला लाजपत राय होगा। दूसरा बाल थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। और तीसरा लाल बाल पाल, बिपिन चंद्रपाल थे। ठीक है, कौन थे? तो बिपिन चंद्रपाल थे। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करते हैं गरम दल के प्रमुख नेता में कौन थे, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक थे। किस क्षेत्र के थे? तो महाराष्ट्र के थे। ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई वाले इलाके के थे। किस क्षेत्र के थे? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र से इनका संबंध है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि इनको किस अन्य नाम से जाना जाता है। इनका एक उपनाम भी है। इनका क्या? एक उपनाम भी है। और कौन सा उपनाम है? लोकमान्य। ठीक है, इनका एक उपनाम भी है। क्या है? तो लोकमान्य। लोकमान्य, इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक, महाराष्ट्र में ये 2 प्रकार के उत्सव मनाना शुरू करते हैं। 2 प्रकार के, एक तो गणेश उत्सव और दूसरा शिवाजी उत्सव। एक गणेश उत्सव होता है, एक कौन सा उत्सव होता है? तो गणेश उत्सव होता है। और दूसरा होता है शिवाजी उत्सव। दूसरा कौन सा उत्सव होता है? तो दूसरा होता है शिवाजी उत्सव होता है। ठीक, शिवाजी उत्सव होता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये कुछ पत्र भी निकालते थे, पत्र
पत्रिका टाइप के जो न्यूज़पेपर होता है, वो कुछ पत्र भी निकालते थे। कौन इनका पत्रिका था? तो इनकी पत्रिका था, दो था, एक तो मराठा था और दूसरा केसरी था। कौन कौन था? तो एक तो मराठा था, एक तो मराठा था और दूसरा केसरी था। ठीक है, एक तो मराठा था और दूसरा केसरी था। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत, अगर हम भारतीय की बात करते हैं तो होम रूल आंदोलन को चलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। होम रूल, अगर महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन के संचालक के रूप में बात करें या मुख्य नेता के रूप में बात करें तो ये कौन थे? होम रूल आंदोलन। ठीक है, महाराष्ट्र में नेतृत्व करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में नेतृत्व करते हैं। कब करते हैं? तो 1916 में करते हैं। महाराष्ट्र में नेतृत्व करते हैं। ठीक है, नेतृत्व करते हैं। और कब करते हैं? तो 1916 में करते हैं। कब करते हैं? तो 1916 में करते हैं। ठीक है, इनका एक प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, इनका एक प्रमुख पुस्तक है गीता रहस्य। कौन सा है? गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य इनका एक प्रमुख पुस्तक है। अच्छा, इनको इनके कारनामों से एक अंग्रेज इनको भारतीय भारतीय अशांति का जनक कहे जाते हैं, या फिर इंडियन अनरेस्ट के जनक कहे जाते हैं। भारतीय अशांति के जनक, एक अंग्रेज इनको कहा था भारतीय अशांति का अगर कोई जनक है, ठीक है, या फिर फैलाने का मुख्य काम करता है, तो यही करते हैं, बाल गंगाधर तिलक करते हैं। किसने कहा था भारतीय अशांति का जनक, या फिर इसको अनरेस्ट इंडिया जनक जनक किसने कहा था? तो इस कहता है, कौन कहता है? तो ये होता है सिरोल। सिरोल कहता है, पूरा नाम था वेलेंटाइन सिरोल। ठीक है, वेलेंटाइन सिरोल एक पुस्तक लिखता है, उसी में बताता है। वेलेंटाइन सिरोल लिखता है, वेलेंटाइन सिरोल एक पुस्तक लिखता है। उस पुस्तक का नाम रहता है इंडियन अनरेस्ट। क्या नाम रहता है? तो इंडियन अनरेस्ट नाम रहता है। इंडियन अनरेस्ट नाम रहता है। ठीक, इंडियन अनरेस्ट नाम रहता है उसका। ओके, उसके बाद इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1920 में। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 1920 में हो जाती है। ठीक है, जब 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो 1885 में होती है। कहाँ होती है? तो बम्बई में होती है। किसके द्वारा होती है? तो बम्बई में होती है। अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा होता है तो ये होता है, ये वो ह्यूम के द्वारा होता है। ये वो ह्यूम के द्वारा होता है। ठीक है, और गोकुल दास तेजपाल कॉलेज होता है। ठीक है, संस्कृत कॉलेज होता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज होता है। ठीक है, संस्कृत कॉलेज होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं, क्या पहले अध्यक्ष की बात करते हैं? पहले अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं, पहले अध्यक्ष बनते हैं WC बनर्जी, या फिर इन्हीं को कहा जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस दो दलों में कब बढ़ जाता है? तो 1907 में। ठीक है, सूरत अधिवेशन होता है। 1907 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है, और उसमें यह दो दलों में बढ़ जाता है। सूरत अधिवेशन होता है, उसमें दो दलों में बढ़ जाता है। एक तो नरम दल और दूसरा गरम दल। एक तो नरम दल और दूसरा गरम दल। ठीक है, एक तो नरम दल और दूसरा गरम दल। उसके बाद बात करते हैं नागपुर अधिवेशन किससे संबंधित है? अगर नागपुर अधिवेशन से बात करते हैं, नागपुर अधिवेशन की बात करते हैं तो ये संबंधित है असहयोग आंदोलन से। नागपुर अधिवेशन किससे संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बम्बई प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो बम्बई पे जो प्रस्ताव है, बम्बई प्रस्ताव जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। बम्बई प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ओके, अगर हम बात करते हैं कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर हम प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो बनती है कौन? वो बनती है एनी बेसेंट। कौन बनती है? तो एनी बेसेंट बनती है। एनी बेसेंट बनती है। ठीक, कब बनती है? तो 1917 में बनती है। कब बनती है? तो 1917 में बनती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करते हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष
सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू थी। ठीक, सरोजनी नायडू थी। और उसके बाद बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। ठीक है, पूर्ण स्वराज का नारा दिया जाता है लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया जाता है? तो लाहौर अधिवेशन में दिया जाता है। लाहौर अधिवेशन में दिया जाता है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में दिया जाता है। कब? 1929 में। ठीक है, 1929 में दिया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष रहने वाले अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन अध्यक्ष थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की अगर हम बात करते हैं, अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अध्यक्ष की बात करते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय के कौन अध्यक्ष थे? तो उस समय थे JB कृपलानी। कौन थे उस समय? कौन थे? तो JB कृपलानी थे। कौन थे? तो JB कृपलानी थे। JB कृपलानी थे। ठीक है, गांधी जी कभी अध्यक्ष बनते हैं कि नहीं बनते हैं? गांधी जी कभी अध्यक्ष बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो गांधी जी एक बार अध्यक्ष बनते हैं। कितनी बार? एक बार अध्यक्ष बनते हैं। कब बनते हैं? तो 1924 में बनते हैं। बेलगांव अधिवेशन होता है 1924 में। 1924 में कौन सा अधिवेशन होता है? तो बेलगांव अधिवेशन होता है। उसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो उसका नेतृत्व करते हैं गांधी जी करते हैं। और बेलगांव है कहाँ? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये होती है साबरमती से। कहाँ से होती है जी? तो ये होती है साबरमती से होती है। किससे होती है? तो साबरमती से होती है। ठीक है, और इसमें साबरमती से दांडी तक की यात्रा किया जाता है। साबरमती आश्रम की स्थापना कौन करते हैं? साबरमती से दांडी तक की यात्रा किया जाता है। दांडी तक यात्रा किया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। साबरमती से दांडी तक। साबरमती आश्रम की स्थापना कौन करते हैं? तो ये महात्मा गांधी करते हैं। कौन करते हैं? तो इसको महात्मा गांधी करते हैं। उसके बाद बात करते हैं साबरमती से दांडी की अगर दूरी की बात करें तो 240 मील था। कितना था? तो 240 मील था। ठीक है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे पहले गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले अगर हम सत्याग्रह की बात करते हैं, अच्छा ये शुरू कब होता है? तो 1930 में होता है। कब होता है? तो 1930 में होता है। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर हम सत्याग्रह की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। कहाँ करते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। अगर भारत में बात करें सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले अगर हम भारत में बात करें, सबसे पहले भारत में सत्याग्रह, पहले भारत में सत्याग्रह कहाँ करते हैं? सबसे पहले भारत में अगर सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये चंपारण में करते हैं। कहाँ करते हैं? तो ये करते हैं चंपारण में 1917 में। चंपारण 1917 में करते हैं। ठीक, 1917 में करते हैं। ठीक है, और चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो नील किसान से संबंधित है। किस किसान से? नील किसान से संबंधित है। यहाँ 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था। ठीक है, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा प्रत्येक किसान को खेती करना पड़ता था। यानी इसी को बोलते हैं 3 कठिया प्रणाली। इसी को क्या बोलते हैं? 3 कठिया प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली बोलते हैं। ओके, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब करते हैं? तो असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो 1920 में। और किस घटना के बाद इसको रोक देते हैं? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में करते हैं। और किस घटना के बाद इसको रोक देते हैं? तो इसको रोक देते हैं चौरा चोरी कांड के घटना के बाद इसको रोक देते हैं। चौरा चोरी क्या हो जाता है? इसमें चौरा चोरी कांड हो जाता है। चौरा चोरी किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर। चौरा चोरी कांड हो जाता है, जिससे इसको क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चोरा चोरी कांड हो जाता है, उसको स्थगित कर देते हैं। जो खेरा सत्याग्रह था, क्या? जो खेरा सत्याग्रह था, खेरा सत्याग्रह किससे संबंधित था? खेरा सत्याग्रह की बात करते हैं, किससे संबंधित था? तो ये था भू राजस्व में छूट से संबंधित था। क्या? भू राजस्व, भू यानी भूमि का जो टैक्स लगता है, लैंड टैक्स, भू राजस्व की भू राजस्व छूट से संबंधित था। ठीक है, छूट से संबंधित है। किससे संबंधित था? छूट से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन अगर समझौता की बात करते हैं,
गांधी इरविन समझौता, या इसको दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन अगर हम समझौता की बात करते हैं तो ये होता है 1931 में। कब होता है? 1931 में होता है। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में होता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 1931 में होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि खेला हो गया यहाँ पर। क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है कि महाराष्ट्र है कि उत्तर प्रदेश है कि गुजरात है? ठीक, देखिए क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम नंबर 1 राज्य की बात करते हैं, एक नंबर पर कौन है? तो कौन है? राजस्थान है। कौन है? तो राजस्थान है। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में राजस्थान है नहीं, इसीलिए कहे हैं कि थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो 2 नंबर पर जो स्थान है, 2 नंबर पर जो आता है कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है। कौन आता है जी? तो मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, जिसको MP भी बोलते हैं। ठीक, 3 नंबर पर कौन आता है? अगर हम 3 नंबर की बात करते हैं तो 3 नंबर पर महाराष्ट्र आता है। 3 नंबर पर कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। 3 नंबर पर कौन आता है? तो महाराष्ट्र आता है। एक क्रम को ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है, एक कभी भी आपसे खेल सकता है और इस प्रकार के प्रश्न 2025 में बने भी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है? दक्षिण भारत का क्या? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा राज्य की बात करते हैं। कौन सा दृष्टिकोण है हमारा? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। किस दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा है? तो वो है कर्नाटक है। कौन सा है? तो वो है कर्नाटक, सॉरी। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम 7 सिस्टर की बात कर लें, क्या 7 सिस्टर में सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7 सिस्टर में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम सबसे बड़ा तटीय राज्य की बात करें, सबसे बड़ा तटीय राज्य की बात करें, सबसे बड़ा तटीय राज्य की बात करते हैं, सबसे बड़ा तटीय राज्य की बात करते हैं तो कौन सा? ध्यान रखिएगा, इसके भी 3 क्रम को कम से कम ध्यान रखिएगा। एक तो गुजरात है, दूसरा आंध्र प्रदेश है। गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हुआ और तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। ठीक, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हुआ और तमिलनाडु हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है जी? तो वो है, आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि कौन है? लद्दाख है। ठीक है, कौन सा है? तो लद्दाख है। इसका गठन कब किया जाता है? तो इसका गठन किया जाता है, ठीक है, इसका गठन कब किया जाता है? तो 31 अक्टूबर 2019 को किया जाता है। कब किया जाता है? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन कर दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? भारत में मानसून का आगमन जो होता है सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो भारत में जो मानसून का आगमन होता है सबसे पहले कहाँ होता है? तो केरल में होता है। कहाँ होता है? तो केरल में होता है। और किस महीना में होता है? तो जून के पहले सप्ताह में शुरू हो जाता है। क्या? जून के पहले सप्ताह में यह शुरू हो जाता है। जून के पहले सप्ताह में इसकी शुरुआत हो जाती है। जून के पहले सप्ताह में क्या हो जाती है? इसकी शुरुआत हो जाती है, जून के पहले सप्ताह में। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि भारत में जो वर्षा से जल प्राप्त होता है उसमें मानसून का कितना योगदान होता है? तो 75% लगभग योगदान होता है। कितना होता है? तो 75% योगदान होता है। अच्छा, भारत में जो मानसून की वर्षा होती है मुख्यतः किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक, और जो दक्षिण पश्चिम मानसून वाला जो इलाका है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम यहाँ से मानसून आता है। ठीक है, यहाँ से मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम से आता है और यह क्या करता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। क्या? ये 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में। एक तो अरब सागर में, अरब सागर मानसून की अरब सागर की शाखा कहा जाता है, यहाँ पर है अरब सागर। कहाँ है? यहाँ पर अरब सागर है। और बंगाल की खाड़ी कहाँ है? बे ऑफ बंगाल कहाँ है? बंगाल की खाड़ी कहाँ है? बंगाल की खाड़ी इस साइड है, पूरब साइड में है। ठीक है, तो 2 शाखा में बढ़ जाती है, एक तो बंगाल की खाड़ी का शाखा हो गया और दूसरा अरब सागर की शाखा हो गया। ठीक है,
और सबसे पहले किस राज्य में आता है? तो केरल राज्य में आता है। सबसे पहले किस राज्य में आता है? तो केरल राज्य में होता है। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? तो भारत की बात करते हैं तो मासिनराम में होता है, ठीक है। हालांकि इसका स्थान विश्व स्तर पर मासिनराम में होता है, ठीक है, मेघालय के। और ये किस राज्य में है मासिनराम? तो मेघालय में है। कहाँ होता है? तो मेघालय में होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि जो तमिलनाडु में बारिश होता है, जो तमिलनाडु में बारिश होता है, इसके कारण नहीं होता है, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण नहीं होता है, बल्कि उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है, उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है, ठीक है। उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है, ठीक है, मानसून के कारण होता है, जिसको लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। किसको? लौटता हुआ मानसून से बारिश कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है, लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं, ठीक है। और इससे बारिश कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या कीजिएगा? इसको रखिएगा ध्यान, ओके। उसके बाद बात करते हैं कि मानसून ब्रेक लग जाता है। जब मान लीजिए बारिश हो रहा है, ठीक है, और बारिश होते होते क्या हो जाता है, कुछ समय बारिशें नहीं होता, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं मानसून ब्रेक लग गया, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? मानसून ब्रेक लग गया, ठीक है। जो अल नीनो है, ठीक है, अल नीनो ऐसा स्थिति होता है जिसमें बारिश क्या होता है? सामान्य मात्रा से, औसत से क्या होता है? अल नीनो में कम होता है, बारिश क्या होता है? तो कम होता है, जिससे क्या हो जाता है? सूखा हो जाता है, भारत में सूखा की स्थिति बनती है, ठीक है। और जब मानसून ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, ठीक है, इसको ला नीना बोलते हैं, ला नीना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ला नीना बोलते हैं। और इस स्थिति में भारत में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, और बाढ़ जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। सातवां प्रश्न, अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से किन राज्यों में फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं, मुख्य रूप से किन राज्यों में फैली हुई है? तो ये जो फैली हुई है, राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है। किस राज्य में? तो राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की? ये सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है, सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है, सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको सबसे पुरानी पर्वतमाला इसको माना जाता है, ठीक है। और अगर हम सबसे युवा पर्वत की बात करते हैं, तो सबसे युवा पर्वत की बात करते हैं तो कौन सा है? हिमालय है, हिमालय है। कौन सा है? तो हिमालय है, ठीक है। और यह किस चीज़ के, किस प्रकार के पर्वत का एग्जाम्पल है? तो वलित पर्वत के उदाहरण है। किस प्रकार का पर्वत के उदाहरण? तो वलित पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। वलित पर्वत के क्या है? तो ये उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में जाते हैं और बात कर लेते हैं जी। अगला प्रश्न है कि आपका भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अगर झील की बात करते हैं तो कौन सा है? चिल्का झील है, ठीक है। और ये पहला रामसर स्थल है, पहला रामसर स्थल है। क्या? पहला रामसर स्थल है। कब घोषित कर किया जाता है? तो इसको घोषित किया जाता है 1981 में घोषित किया जाता है। और ये किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। और तैरता हुआ झील किसको बोलते हैं? तैरता हुआ झील किसको बोलते हैं? तैरता हुआ झील की अगर हम बात करते हैं तो लोकटक झील को बोलते हैं। क्या? लोकटक झील को बोलते हैं, लोकटक झील को बोलते हैं, ठीक है। वेमनाड झील कहाँ है? तो वेमनाड झील की बात करते हैं तो यह है केरल में। वेमनाड झील कहाँ है? तो यह है केरल में। सांभर झील कहाँ है? तो यह है राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? तो यह है राजस्थान में। और किस प्रकार का झील है? तो नमकीन पानी का झील है, ठीक है, नमकीन पानी का। सबसे मीठा पानी का झील किसको कहते हैं? मीठा पानी का झील सुपीरियर झील को बोलते हैं। मीठा पानी का झील, मीठा पानी का झील। और भारत की बात करें तो भारत में मीठा पानी का झील कौन है? उलर झील है। कौन है? उलर झील है, ठीक है, उलर झील है। बात करते हैं पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट अगर हम झील की बात करें तो पुलिकट झील है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है पुलिकट, सीमा पर है, ठीक है, तमिलनाडु की सीमा पर है पुलिकट झीलों के। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ठीक है। कब अपनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, संविधान दिवस मनाया जाता है, ओके। उसके बाद बात करते हैं
उसके बाद बात करते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की, संविधान सभा की अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो कौन है? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो अस्थायी थे। कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, वो किस प्रकार के अध्यक्ष थे? तो अस्थायी थे। ठीक है, अस्थायी थे। लेकिन अगर हम अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को लाया जाता है। 13 दिसंबर किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया जाता है। ठीक है, किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को लाया जाता है। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर हम बात करते हैं, मुख्य कौन थे? मुख्य अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो महाभियोग कहलाता है। क्या कहलाता है? महाभियोग कहलाता है। अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्या? विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 52 में क्या है? तो 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में क्या है? तो एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसके बाद 53 में क्या है? अगर हम 53 की बात करें तो 53 में क्या है? तो 53 में कार्यपालिका शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किसमें किया गया है? तो 53 में किया गया है। कार्यपालिका शक्ति है 53 में। उसके बाद 54 की बात करें तो 54 में क्या है? तो 54 में निर्वाचन है। 54 में क्या है? तो निर्वाचन है। 55 में क्या है? निर्वाचन विधि है। 55 में क्या है? 55 में निर्वाचन विधि है। 56 में क्या है? 56 छोरी निर्वाचन विधि है। 56 में है कार्यकाल। 56 में क्या है? तो 56 में है कार्यकाल है। 57 में क्या है? तो 57 में है निर्वाचन कितना बार भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी राष्ट्रपति बनना चाहे तो एक बार वो बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। 58 में क्या है? तो 58 में है योग्यता। 58 में किस चीज़ की चर्चा है? तो योग्यता की चर्चा है। 59 में किस चीज़ की चर्चा है? तो राष्ट्रपति पद के लिए पद की शर्तें की चर्चा है। पद की शर्तें की चर्चा है। ठीक है, पद की शर्तें की चर्चा है। 60 में क्या है? तो 60 में शपथ है। 60 में क्या है? तो शपथ है। और 61 में तो अभी पढ़े ही हैं। 61 में कौन सा चीज़ का ये किया गया है? तो महाभियोग का प्रावधान किया गया। किस चीज़ का? तो महाभियोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 72 में क्या है? तो 72 में क्षमादान है। ठीक है, 72 में क्षमादान है। और दूसरा 123 में क्या है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी आपातकालीन शक्ति की बात करते हैं तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात लगाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास ही है। 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। किसमें? तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। 11 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। अगर हम लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करते हैं, लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, उसमें अगर हम सदस्यों की कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल कितना होता है? वो उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। ठीक, उसी प्रकार अगर हम राज्यसभा या फिर विधान परिषद की बात करें, राज्यसभा या फिर विधान परिषद की बात करते हैं, राज्यसभा या विधान परिषद की बात करते हैं तो इनके सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं तो सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है? तो सदस्यों की कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अच्छा, विधान परिषद कितने राज्य में विधान परिषद? 6 राज्य में विधान परिषद है। 6 राज्य में विधान परिषद है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो तुम कब आओगे? ठीक है, तुम कब आओगे? ठीक है, एक तो आपका टी से हो गया तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, बिहार हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। 1 2 3 4 5 6
ठीक, आप ऐसे भी रख सकते हैं याद कि एक तो यूपी बिहार साथ साथ चलता है, यूपी बिहार, और ये लोग कहाँ जाते हैं ज़्यादातर यहाँ के लोग, ये जाते हैं मुंबई में। ठीक है, काम करने मुंबई में जाते हैं। तो यूपी बिहार मुंबई, एक 3 को लपेट लिए। उसके बाद बात करते हैं कि यूपी बिहार के लोग मुंबई में जाते हैं। ठीक है, और यूपी बिहार के लोग जब मुंबई में जाते हैं तो उनके कान में दर्द होता है। ठीक है, उनके कान में क्या होता है, कर्नाटक। कान में दर्द करने के वे क्या करने लगते हैं, तो नाटक करने लगते हैं। तो एक आदमी कहता है कि आंध्र प्रदेश का तेल इसके कान में डाल दो। ठीक है, या फिर आंध्र प्रदेश का तेल लगा दो। ठीक, तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि नाटक यानी कर्नाटक हो गया, आपका कर्नाटक हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है। तो भारतीय संविधान की बात करते हैं तो कुल अनुसूची 12 है, लेकिन शुरू में कितना था। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या की बात करें, मूल संविधान में अनुसूची कितना था, तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या था 8। कितना अनुसूची था, 8 था। 4 को किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। क्या, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अगर महत्वपूर्ण अनुसूची की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण अनुसूची में सबसे महत्वपूर्ण जो आता है 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। क्या, शक्तियों का बंटवारा है। किस प्रकार, कितने प्रकार की शक्ति होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार के सूची का विषय किया गया, 3 प्रकार के। एक तो संघ सूची। ठीक है, ये संघ सूची का शक्ति क्या क्या होगा। दूसरा राज्य सूची है, यानी राज्य के पास क्या क्या शक्ति होगा। और तीसरा जो है क्या, समवर्ती सूची, यानी दोनों व्यक्ति मिलकर उस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची है। ठीक है, समवर्ती सूची है। जो पुलिस होता है राज सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। जो पुलिस होता है वो राज सूची का विषय होता है। पुलिस किस सूची का विषय होता है, तो राज सूची का विषय होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब आता है, 1951 से 1956 में आता है। कब आता है जी, तो 1951 से 1956 में आता है। ठीक है, कौन सा मॉडल होता है, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल होता है। मॉडल क्या होता है, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल होता है। ठीक है, डोमर मॉडल होता है। ठीक, और किस चीज़ पर फोकस रहता है, तो कृषि पर फोकस रहता है। ठीक है, किस चीज़ पर फोकस रहता है, तो कृषि पर फोकस रहता है। इसी में 3 महत्वपूर्ण बांध का निर्माण किया जाता है। तो भाखड़ा नंगल बांध है। ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू इसको नहरों को भारत का क्या था, कुछ भूल रहे हैं, छोड़िए उसको। भाखड़ा नंगल था, दामोदर नदी पर वो जो बनता है, दामोदर घाटी परियोजना जो बनता है वो था। और जो तीसरा था वो था हीराकुंड बांध था। जो तीसरा था वो कौन था, हीराकुंड बांध था। ठीक है, कुंड बांध। योजना आयोग का गठन कब किया जाता है, योजना का आयोग का गठन किया जाता है 15 मार्च 1950 को। कब किया जाता है, तो 15 मार्च 1950 को। इसको समाप्त कब कर दिया जाता है, इसको समाप्त कर दिया जाता है 2014 में। और 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है, तो नीति आयोग का गठन किया जाता है। नीति आयोग का क्या किया जाता है, तो गठन किया जाता है। ठीक है, नीति आयोग का गठन किया जाता है। ठीक, उसके बाद टोटल कितना पंचवर्षीय योजना चलता है, तो टोटल जो चलता है 12 पंचवर्षीय योजना चलता है। ठीक है, 1990, एक तो 1990-91 से पहले, और दूसरा 1990-91 के बाद। तो 7 जो पंचवर्षीय योजना होता है 90-91 के पहले चलता है। 5 जो होता है पंचवर्षीय योजना ये 1990-91 के बाद चलता है। ठीक, कौन ऐसा पंचवर्षीय योजना रहता है जो 4 साल तक नहीं चलता है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना रहता है। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना रहता है। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना होता है वो 5 वर्ष तक ही चलता है। 5 वर्षीय योजना रहता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो रहता है वो 4 साल तक ही चलता है। कब से कब तक, तो 1974 से 1978, 1974 से 1978। ठीक,
उसके बाद बात करते हैं नाबार्ड की स्थापना कब होती है। तो नाबार्ड की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है कब जी। तो नाबार्ड की स्थापना हो जाती है 1982 को होती है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है तो 12 जुलाई कब होती है, 12 जुलाई, ध्यान रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हो जाती है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हो जाती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाबार्ड का अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका होता है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक होता है। क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक होता है। ठीक है, गठन कब किया जाता है तो 12 जुलाई 1982 को किया जाता है। 12 जुलाई 1982 को किया जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय वहीं पे है जहाँ आरबीआई का मुख्यालय है। कहाँ है, इसका मुख्यालय वहीं पे है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई है। कहाँ है तो मुंबई है। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया जाता है तो शिवरमन सिफारिश होता है। शिवरमन समिति का सिफारिश होता है, शिवरमन समिति। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो ग्रामीण ऋण प्रणाली का शीर्ष संस्थान है और यह कृषि वित्त देने का काम करता है। यानी खेती बाड़ी से संबंधित लोन जो होता है कृषि वित्त देने का काम करता है, कृषि वित्त देने का काम करता है। ठीक है, काम करता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे है। तो भारत में नोट जारी करने का अधिकार और किसी और को नहीं बल्कि आरबीआई को है। इसको केंद्रीय बैंक कहते हैं। आरबीआई को इसको क्या कहते हैं, इसको केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, केंद्रीय बैंक। ठीक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, बैंकों का बैंक भी इसको कहते हैं, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद यह महंगाई को नियंत्रित करने का काम करता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम करता है। मुद्रास्फीति या मुद्रा अस्फीति, जो मंदी होता है, मुद्रा अस्फीति को नियंत्रित करने का काम करता है। और भारत में विद्यमान जितना भी बैंक होता है उन सबको नियंत्रित करने का काम करता है, दूसरा लोन देने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है और लोन देने का काम करता है। ठीक है, लोन देने का काम करता है, यहाँ तक कि सरकार को भी लोन देने का काम करता है। ठीक है, सरकार को भी लोन देने का काम करता है, लोन देने का काम करता है। ठीक है, गठन कब होता है इसका, अगर हम गठन की बात करते हैं तो इसका गठन कब होता है तो 1935 में होता है। कौन सा समिति होता है, यंग हिल्टन समिति होता है। कौन सा समिति होता है, यंग हिल्टन समिति होता है। और उसके बाद बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो ऑसबर्न स्मिथ बनते हैं, ऑसबर्न स्मिथ बनते हैं प्रथम। अगर हम भारतीय अध्यक्ष की बात करें, गवर्नर की बात करें, अध्यक्ष कौन है मतलब यहाँ गवर्नर है। प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हो वो कौन थे, सीडी देशमुख थे। कौन थे, सीडी देशमुख थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्तमान गवर्नर की बात करते हैं तो वर्तमान गवर्नर कौन है तो वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा। कौन है, संजय मल्होत्रा है। ठीक है, संजय मल्होत्रा है। कर रहित आय को क्या कहा जाता है। ठीक है, कर रहित आय को क्या कहा जाता है तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको अगर आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम टाइम देते हैं, आप क्या कर लीजिए कमेंट। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है सकल आय, ऑप्शन बी है शुद्ध आय, या कर योग्य है, या फिर कर मुक्त आय। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है कर रहित आय को क्या बोलते हैं, कर रहित आय को बोलते हैं कर मुक्त आय। क्या बोलते हैं, कर मुक्त आय बोलते हैं। और रहित के जगह पर अगर सहित बोल देता, कर सहित आय को क्या बोलते हैं, कर सहित आय को क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं कर योग्य। ठीक है, कर योग्य आय क्या बोलते हैं तो कर योग्य आय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो ये तो आपको पता ही होगा क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ये लायन जो है जंगल ऑफ किंग है। ठीक है, जंगल का राजा है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ ही है, ध्यान रखिएगा। हाथी जो है विरासत पशु है।
हाथी क्या है सॉरी विरासत पशु है। हाथी क्या है? विरासत पशु है। उसके बाद बात करते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल के आधारित था। 1956 से 1961 तक चलता है और उद्योग पर फोकस किया जाता है। किस चीज़ पर फोकस किया जाता है? उद्योग पर फोकस किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वंदे मातरम के लेखक, जो कि आनंद मठ इनका एक प्रमुख पुस्तक है, आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी की उसी में वंदे मातरम का क्या किया गया है? उल्लेख है। उसी में वंदे मातरम का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसका प्रकाशन कब किया जाता है? तो 1875 में एक पत्रिका में प्रकाशित होता है, लेकिन बुक 1882 में होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो नीति आयोग की स्थापना होती है 2015 में। कब होती है? 2015 में। और इसके अभिन्न वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? तो नरेंद्र मोदी होंगे। अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो कौन होंगे? वे नरेंद्र मोदी होंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसे लगा। थैंक यू अगेन। ओके।